जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि पौधों के अंदर कैसे जनन होता है, यानी पौधों के अंदर कैसे फूल बनता है और फूल से कैसे फल बनता है और कैसे बीज बनता है। ये पूरी प्रक्रिया आज हम सीखेंगे आज की क्लास में। तो चलो दोस्तों, हम ले चलते हैं आज के टॉपिक, जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, है ना। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, ऐसे पेड़ या पौधे जिनके अंदर पुष्प आता है तो उनके अंदर जनन कैसे होता है, यानी बीज का निर्माण कैसे होता है, आज की क्लास में हम लोग बिल्कुल बढ़िया से आसानी से सीखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं कि जो पुष्प होता है यही मेन पार्ट होता है। जो पुष्प होता है यही क्या करता है, जनन प्रक्रिया में भाग लेता है। तो पौधों के अंदर जो पुष्प है उसी में नर होता है और क्या होता है, मादा होता है। दोस्तों लैंगिक जनन क्या होता है, जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं निषेचन की प्रक्रिया में, तो वो क्या कहलाता है, लैंगिक जनन कहलाता है। यानी ऐसा जनन जिसमें क्या हो, नर और मादा दोनों सम्मिलित हो, है ना। नर और मादा से संतान की क्या हो, उत्पत्ति हो, तो वही क्या कहलाता है, आपका लैंगिक जनन कहलाता है। जनन क्या होता है दोस्तों, तो जनन किसी भी जीवधारी का अपने समान संतान की उत्पत्ति करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है ना। तो चलो देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले पुष्प की संरचना क्या है, यानी पुष्प के अंदर ही नर भाग है और मादा भाग है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो ये जो बाहर का पार्ट है हरे रंग का होता है, ये हरे रंग की जो पत्ती होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य दल पुंज। ये पूरा आपका पुष्प दिया गया है। बाहर का जो भाग होता है ऐसे हरे रंग का होता है, वो क्या कहलाता है, बाह्य दल पुंज। ठीक है। अंदर का जो भाग होता है ये क्या होता है, पत्तीदार जो होती है, अंदर की जो भाग होती है, जो पत्ती होती है, ये क्या होती है, रंगीन होती है तथा सुगंधित होती है ना। अंदर के पुष्प का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, दलपुंज कहलाता है। जो बाहर का भाग होता है हरी पत्तीदार होती हैं, ये क्या कहलाती हैं, हाँ, बाह्य दल पुंज कहलाते हैं। जो आपका दल पुंज होता है ये रंगीन होता है दोस्तों। ये जो पूरा बना है आपका, ये पूरा दल पुंज ये क्या होता है, रंगीन होता है पूरा। और हाँ, और इसमें क्या होती है, सुगंध भी होती है। ऐसे पौधे है ना जिनके पुष्प क्या हो, रात में खिलते हैं दोस्तों, क्या होते हैं, बहुत ही सुगंधित होते हैं। क्यों सुगंधित होते हैं, कीड़ों को आकर्षित करने के लिए, कीट पतंगों को। और जो दिन में पुष्प खिलते हैं उनके जो, हाँ, दल पुंज होते हैं वो क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। ठीक है। और जो रात में खिलते हैं पुष्प उनके दल पुंज क्या होते हैं, सुगंधित होते हैं। तो अगला पार्ट हम लोग देख लेते हैं। जो इस प्रकार की संरचना है ये पूरा, ये है मादा भाग। ये पूरी संरचना जो है आपकी यहां से यहां तक की जो संरचना दिखाई पड़ रही है ये है क्या, मादा भाग। और जो ये संरचना है ये पूरी, ये कहलाता है नर भाग, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मादा भाग में कौन कौन है। तो जो ऊपरी सिरा है ये कहलाता है क्या, वर्तिकाग्र, स्टिग्मा कहते हैं। जो ऊपरी सिरा है ये घुंडीदार, ये कहलाता है क्या, वर्तिकाग्र। और ये जो नली है ये क्या कहलाती है, वर्तिका कहलाती है। और ये जो नीचे का फूला हुआ भाग होता है दोस्तों, यही क्या कहलाता है, अंडाशय कहलाता है, यानी ओवरी कहलाता है। तो जो आपका मादा भाग है बच्चों, वो किससे मिलकर बना है, वर्तिकाग्र, हाँ, वर्तिकाग्र प्लस वर्तिका, और किससे मिलकर बना है, अंडाशय से मिलकर बना है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मादा भाग या जयांग कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, मादा भाग यानी जयांग कहते हैं। किससे मिलकर बना है, तो ये मिलकर बना है आपका वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय से मिलकर बना है आपका मादा भाग, है ना। ये जो इस प्रकार की संरचना आपको दिखाई दे रही है, इस प्रकार की संरचना, ये है ना, जो इस प्रकार की संरचना है ये क्या कहलाता है, मादा भाग कहलाता है। और जो इस प्रकार की संरचना है ये पूरा, है ना, मादा भाग में क्या क्या है, तो वर्तिका बताओगे, वर्तिकाग्र,
ये वाला भाग, ये वाला क्या कहलाता है? वर्तिका कहलाता है। और ये वाला भाग क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। और यही पूरा मिलकर क्या बनाता है? आपका मादा, है ना। मादा भाग जो है यही पूरा क्या कहलाता है? जयांग कहलाता है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं नर भाग क्या होता है। तो जो इस प्रकार की संरचना बनी है, बाहर हम बता रहे हैं आपको। हाँ, इस प्रकार की जो ये संरचना बनी है दोस्तों, ये तो ये वाला आपका क्या कहलाता है? पुतंतु कहलाता है, जिसे हम लोग फिलामेंट भी कहते हैं। ये पुतंतु कहलाता है। और ये वाला भाग आपका क्या कहलाता है? पराग कोश कहलाता है। कोश। और पराग कोश के अंदर ही पराग कण रहते हैं। इसी के अंदर क्या रहते हैं? बहुत सारे कण रहते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? पराग कण कहते हैं। पराग कण ये बहुत सारे इसमें भरे रहते हैं, सुगंधित भाग। इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? पराग कण कहेंगे। इसमें छोटे छोटे बीज की तरह कण रहते हैं। तो ये पूरा आपका क्या कहलाता है? पराग कण, पराग कोश और पुतंत मिलकर क्या बनाते हैं? उमंग बनाते हैं दोस्तों। क्या बनाते हैं? उमंग। और इसे ही क्या कहते हैं हम लोग? नर भाग। क्या कहते हैं? नर भाग, है ना। तो ये कहलाता है क्या? आपका नर भाग। तो ये बना है पूरा आपका पराग कोश पुतंतु, ये है। और यही मिला के पूरा क्या बनाता है? आपका उमंग बनाता है। क्या बनेगा ये? हाँ, उमंग बनेगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नर भाग। ठीक है बच्चों, तो पहले हम लोग देख लेते हैं जिस पर आपका पुष्प टिका रहता है। जिस पर क्या है? पुष्प टिका है, ये क्या कहलाता है? पुष्पासन, है ना। पुष्प आसन यानी पुष्प जिस पर आसन करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? पुष्पासन कहते हैं। तो ये है आपका पुष्पासन। नीचे देखो एक डंठल लगा रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पुष्प व्रंत कहते हैं, है ना। पुष्प व्रंत कहते हैं। पहले जब फूल क्या होता है? कली के रूप में होता है, तो बाह्य दल पुंज से आपका दल पुंज क्या रहता है? बंद रहता है ना। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से पुष्प के अंदर भाग होते हैं। तो पुष्प के अंदर क्या होता है? नर भाग और मादा भाग दोनों रहते हैं। जो आपका पुष्प के मेन 4 भाग हैं, है ना। पुष्प के क्या है? मेन 4 भाग हैं। नंबर 1 क्या है आपका? बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज। फिर नंबर 2 क्या है? दल पुंज। और नंबर 3 क्या है? जयांग। और नंबर 4 क्या है? पुमंग। तो ये है बच्चों पुष्प के 4 प्रमुख भाग। बाह्य दल पुंज ये है आपका, है ना। दल पुंज ये वाला पूरा पार्ट है आपका। और जयांग क्या है? ये वाला पूरा पार्ट आपका क्या कहलाएगा? जयांग कहलाएगा। और पुमंग क्या है? यहां से यहां तक की पूरी संरचना नर वाला भाग क्या कहलाएगा? आपका पुमंग कहलाता है ना। तो ये है बच्चों पुष्प की संरचना। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो फिर इसके बाद हम आपको समझाते हैं कि कैसे जनन होता है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि कैसे इसमें होता है क्या? जनन कैसे होता है पौधों के अंदर, यानी पुष्प के अंदर जनन कैसे होता है। तो हम लोग जान चुके हैं कि जो नर भाग है ना, जो नर भाग है वो क्या मादा तक जब पहुंचता है ना। नर भाग क्या होता है? नर युग्मक जब मादा युग्मक के पास पहुंचता है तभी क्या होगा? निषेचन होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं नर भाग क्या होता है ना। तो पराग कोश के अंदर क्या पाए जाते हैं बच्चों? पराग कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पराग कण, है ना। नर भाग जो होता है वो क्या होता है? पराग कण होता है। जब पराग कण क्या होता है? वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। ये आपकी क्या है? वर्तिकाग्र, है ना। ये क्या है? वर्तिकाग्र। तो ये होते हैं पराग कोश के अंदर। ये है आपका पराग कोश, है ना। पराग कोश। और इसके भीतर क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। अब यही पराग कण क्या होंगे? वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे। कहां तक पहुंचेंगे बच्चों? वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे, है ना। यही पराग कण क्या होंगे? वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परागण कहते हैं, है ना। फिर से समझ लेते हैं परागण क्या होता है। तो
पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाएगा? परागण कहलाता है। ये आपका पुष्प है ना, इसके अंदर क्या पाए जाएंगे? पराग कण पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? पराग कण पाए जाएंगे। और यही पराग कण क्या होंगे? वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे। कहां तक पहुंचेंगे? वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे। तो यही क्रिया आपकी क्या कहलाएगी? परागण कहलाएगी, है ना। अब ये कैसे पहुंचेंगे? या तो वायु द्वारा पहुंच जाएंगे यहाँ पर मादा भाग में, या तो कीट पतंगों द्वारा पहुंच जाएंगे। कहां तक? वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएंगे। जब एक ही पुष्प का, ध्यान से समझना, जब क्या होता है? एक ही पुष्प का पराग कण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है बच्चों, तो उसे क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं, है ना। परागण कितने प्रकार का होता है अगर पूछ ले तो? स्वपरागण, और दूसरा क्या होता है? पर परागण, है ना। स्वपरागण में क्या होता है? उसी पुष्प का नर भाग है, उसी मादा में पहुंचेगा, स्वपरागण हो गया। पर परागण क्या होता है? किसी दूसरे पुष्प का पराग कण, है ना, किसी दूसरे पुष्प का पराग कण किसी दूसरे पुष्प के मादा तक पहुंचना क्या कहलाता? पर परागण। यानी पराय पुष्प पर पहुंचना पर परागण हो गया, उसी पुष्प के मादा पर पहुंचना स्वपरागण हो गया। कभी कभार आप लोग देखते हो, जैसे क्या है, पपीता है ना, तो अगर एक पेड़ लगा दो तो उसमें फल नहीं लगता है, क्योंकि उसके पुष्प के अंदर या तो नर होगा या तो मादा होगा। अब उसी के पास में क्या कर दो? दूसरा पेड़ लगा दो तो क्या होगा? पपीता फरने लगता है। तो ये है बच्चों स्वपरागण, उसी पुष्प के अंदर, है ना। और पर परागण, किसी दूसरे पुष्प का पराग कण किसी दूसरे पुष्प के मादा तक पहुंचेगा। तो परागण हम लोगों ने समझ लिया क्या होता है। पराग कण का, है ना, वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। अब परागण के पश्चात क्या होगा, है ना, परागण के पश्चात क्या होगा? तो वर्तिकाग्र पर एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है ना। वर्तिकाग्र पर क्या होता है? एक चिपचिपे पदार्थ का श्रावण होता है, जिससे आपके पराग कण क्या हो जाएंगे बच्चों? अंकुरित हो जाएंगे। पराग कण क्या हो जाएंगे? अंकुरित हो जाएंगे। जब ये अंकुरित हो जाएंगे तो इनसे क्या निकल आएगा? अंकुर निकल आएगा, है ना, इस टाइप से। जैसे कोई पुष्प बीज है तो ये अंकुरित होता है, तो इससे क्या निकल आता है? अंकुर निकल आता है ना, ये अंकुर। तो इसी टाइप क्या होगा? पराग कण जब अंकुरित हो जाता है तो इससे एक नली निकल आती है इस टाइप से, है ना, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? पराग नली। क्या कहेंगे बच्चों? पराग नली कहते हैं, है ना, पराग नली कहते हैं। पराग कण अंकुरित हुआ तो इससे क्या निकली? पराग नली निकली। अब ध्यान से समझना, जो पराग कण होता है ना, जब बहुत सारे पराग कण आते हैं इसके अंदर वर्तिकाग्र पर, लेकिन क्या होता है? बहुत सारे जो पराग कण आते हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही पराग कण क्या होता है? मादा भाग तक पहुंचता है। ये मादा भाग का हमने क्या किया? चित्र बनाया है। तो अब ये क्या होता? और पराग कण क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। और वर्तिका क्या होती? बहुत पतली होती है, तो केवल एक ही पराग कण को अंदर जाने देती है। अब देखो क्या होगा, जैसे हम देख लेते हैं, ये है आपका एक पराग कण, तो इसके अंदर दो केंद्रक होते हैं बच्चों। कितने केंद्रक होते हैं? एक पराग कण के अंदर कितने केंद्रक होते हैं? तो दो केंद्रक होते हैं, है ना। जो कोशिका होती है उसके भीतर केंद्रक होते हैं, तो ये दो केंद्रक होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहेंगे? नर केंद्रक। क्या कहेंगे? नर केंद्रक, ठीक है। अब ये पराग नली के साथ साथ, है ना, पराग नली के साथ साथ ये दोनों केंद्रक आते हैं। धीरे धीरे आपकी पराग नली क्या होगी? बड़ी होती जाएगी, और ये इस प्रकार से यहां से होकर पराग नली आपकी प्रवेश करेगी, है ना। ये तो यहां से होकर आपकी पराग नली क्या होगी? प्रवेश करेगी, ये, है ना। और जहां से पराग नली प्रवेश करती है, ये वाला सिरा आपका क्या कहलाता है? बीजांड द्वार कहलाता है। क्या कहलाता है? बीजांड द्वार कहलाता है। तो बीजांड द्वार से होकर आपकी क्या करेगी? पराग नली प्रवेश करेगी। कहां पर? तो बताओगे? अंडाशय में प्रवेश करेगी। ये वाला भाग आपका क्या है? अध्यावरण है ना। और ये वाला भाग आपका क्या है? बीजांड है, ठीक है।
और ये वाला जो अंदर का भाग है आपका, है ना, जो अंदर का भाग है यही क्या कहलाता है आपका, अंडाशय कहलाता है। पूरा भाग जो आपका अंडाशय कहलाता है, और ये वाला जो अंदर का भाग है आपका ये कहलाता है भ्रूण कोश कहलाता है ना। क्या कहलाता है, अंदर वाला जो भाग है आपका इस टाइप का, ये वाला क्या कहलाता है, भ्रूण कोश कहलाता है। पूरा ये भाग आपका क्या है, बीजांड है ना। ठीक है, ऊपर का जो आवरण लगा रहता है जिसे हम लोग अध्यावरण कहते हैं, जो इस टाइप का आपका ये भाग बना है ये आपका क्या कहलाता है, भ्रूण कोश कहलाता है। तो हम लोग देखेंगे मादा के भ्रूण कोश के अंदर क्या होता है ना। तो जो आपका जयांग है इसके अंदर क्या है, भ्रूण कोश है दोस्तों, भ्रूण कोश। अब देखो ध्यान से समझना, भ्रूण कोश में क्या होती है, ये इस प्रकार की एक कोशिका होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अंड कोशिका। क्या कहेंगे इसे, अंड कोशिका, एग सेल कहेंगे। क्या कहेंगे, अंड कोशिका। और यही है बच्चों मादा युग्मक। यही क्या है, मादा युग्मक, है ना। एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि युग्मक क्या होता है, युग्मनज क्या होता है ना, मादा युग्मक क्या होते हैं, नर युग्मक क्या होते हैं। तो जैसे नर में जैसे जनन होता है तो नर में जो नर युग्मक होता है शुक्राणु होता है, और जो मादा युग्मक होता है वो अंडाणु होता है। युग्मक का मतलब हुआ कोशिका। ये कोशिकाएं क्या होती हैं, युग्म की यानी जोड़े के रूप में रहती हैं, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, मादा की कोशिका है जोड़े के रूप में है तो मादा युग्मक कहेंगे। नर की कोशिका है जोड़े के रूप में है तो उसे क्या कहेंगे, नर युग्मक कहेंगे। इसी प्रकार पुष्प में भी, है ना, इसी प्रकार पुष्प में भी क्या होता है, मादा युग्मक होता है और नर युग्मक होता है। जो आपके पराग कण के अंदर दो केंद्रक है ये नर युग्मक कहलाते हैं। जो आपके अंदर ये है आपकी क्या, अंड कोशिका, ये क्या कहलाएगी, मादा युग्मक कहलाएगी। और यहाँ पर जो ये इस टाइप की दो कोशिकाएं हैं, एक ये वाली कोशिका और एक ये वाली कोशिका, तो ये कहलाएगी आपकी सहायक कोशिका। क्या कहलाएगी, सहायक कोशिका कहलाती है। ठीक है, ये ऊपर की जो तीन कोशिकाएं हैं इस प्रकार से ये कहलाती हैं आपकी क्या, ये कहलाती हैं आपकी प्रतिमुखी कोशिकाएं। प्रतिमुखी कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिकाएं। ठीक है, एक बार नाम चेक कर लेते हैं हम लोग, सबका ना नाम देख लेते हैं बारी बारी से। और जो ये दो केंद्रक हैं यहाँ पर बीचों बीच में, इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, ध्रुवीय केंद्रक। क्या कहेंगे, ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। ठीक है, तो भ्रूण कोश के अंदर क्या क्या होता है, एक बड़ी कोशिका होती है जिसे हम लोग अंड कोशिका कहते हैं या मादा की युग्मक कहते हैं। इसके पास दो कोशिकाएं लगी रहती हैं इस टाइप से, जिन्हें हम लोग क्या कहेंगे, सहायक कोशिका कहेंगे। फिर बीच में क्या होते हैं, दो केंद्रक होते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहेंगे, ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। ऊपर क्या होता है, ये आपका भ्रूण कोश है बच्चों पूरा। तो जो ऊपर होता है इस प्रकार की तीन कोशिकाएं होती है जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं। तो पहले क्या है, ये आपका पराग कण था, अंकुरित हो गया तो पराग नली निकली, ये है आपकी पराग नली। और पराग नली से दो नर केंद्रक आ रहे हैं, है ना। ये पराग नली आपकी कहाँ से प्रवेश कर रही है, तो बताओगे कहाँ से, बीजांड द्वार से। अब क्या होगा, ये नर केंद्रक आपका आ रहा है, ये देखो एक नर केंद्रक, है ना, एक नर केंद्रक किससे संयोग करेगा, यहाँ पर आकर मादा कोशिका से संयोग करेगा। किससे संयोग करेगा, मादा कोशिका से संयोग करेगा ये। तो इस प्रकार का ये क्या बना लेगा, युग्मनज बना लेगा, है ना। क्या बना लेगा, युग्मनज बना लेगा। तो ठीक है, तो जब आपका क्या होता है, हाँ, नर केंद्रक, है ना, ये है आपका नर केंद्रक। और ये किससे मिलकर संयोग किया, अंड कोशिका से, यानी नर केंद्रक, है ना, नर केंद्रक किससे संयोग करेगा, अंड कोशिका से, अंड कोशिका से। ठीक है, तो आपका क्या बनेगा, 2n नंबर का। देखो एक n क्या है आपका, नर केंद्रक यानी एक गुणित है, और आपका क्या, अंड कोशिका, ये भी n नंबर की सेल है, n नंबर की सेल है। तो अब क्या बनेगा आपका 2n नंबर का, है ना, 2n नंबर का क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा।
है ना, 2n नंबर का क्या बनेगा आपका युग्मनज बनेगा। ये देखो बन गया क्या युग्मनज। और यही युग्मनज आगे चलकर किस में बदल जाएगा बच्चों, भ्रूण में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, भ्रूण में बदल जाएगा आपका, है ना। तो यही आपका किस में बदल जाएगा, तो बताओ किस में बदल जाएगा, तो भ्रूण में बदल जाएगा। फिर से ध्यान से समझेंगे, है ना। जब क्या होता है, देखो ये पराग नली है, इससे आपका केंद्रक आ रहा है, नर केंद्रक किससे संयोग करेगा, अंड कोशिका से संयोग करेगा। तो क्या बनाएगा, नर केंद्रक जब अंड कोशिका से संयोग करता है तो क्या बनता है, 2n नंबर का युग्मनज बनता है, यानी जाइगोट बनता है ना। जब नर युग्मक मिल गया, मादा युग्मक मिल गया बच्चों, तो निषेचन हो गया, है ना। निषेचन हो गया तो आपका क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। और यही युग्मनज कुछ समय पश्चात किसमें बदल जाएगा, भ्रूण में बदल जाएगा। ठीक है। अब बचा बच्चों एक केंद्रक, है ना, एक केंद्रक अभी और बचा है। अब ये किससे संयोग करेगा, एक केंद्रक जाकर यहां पर संयोग करेगा ध्रुवीय केंद्रक से, है ना। दोनों ध्रुवीय केंद्रक से क्या करेगा, संयोग करेगा। तो ये क्या बना देगा, युग्मनज बना देगा, है ना। देख लेते हैं हम लोग। तो आपका जो है ये, हाँ ये जो बना है आपका, ये आपके दो केंद्रक थे इस टाइप से, और एक आ गया क्या, नर केंद्रक यहाँ पर। तो देखो ये n नंबर की सेल है, ये भी n नंबर की सेल है, ये n नंबर की सेल है, और ये भी n नंबर की सेल है, और एक n और आ गया। तो अब क्या होगा, 3n नंबर की कोशिका बनेगी, है ना। क्या बनेगी, 3n, है ना। 3n सेल का निर्माण होगा, 3n सेल का निर्माण होगा, 3n नंबर का युग्मनज बनेगा आपका, युग्मनज, युग्मनज। और यही किस में बदल जाएगा बच्चों, कुछ समय पश्चात ये किस में बदल जाएगा, तो बताओगे भ्रूण कोश में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, ये भ्रूण कोश में बदल जाएगा, भ्रूण कोश, है ना, भ्रूण कोश में बदल जाएगा। फिर से ध्यान से समझेंगे हम लोग। एक नर केंद्रक किससे संयोग किया, अंड कोशिका से संयोग किया, यानी मादा युग्मक से संयोग किया, तो युग्मनज का निर्माण हुआ। युग्मनज कैसे बनता है बच्चों, जब आपका नर केंद्रक और मादा केंद्रक संयोग करते हैं, यानी जब नर युग्मक और मादा युग्मक संयोग करते हैं तो क्या बनता है, युग्मनज बनता है ना। यहाँ पर हम लिख देते हैं नर युग्मक प्लस मादा युग्मक, नर युग्मक प्लस मादा युग्मक, है ना, बराबर क्या बनेगा आपका, तो बताओगे क्या बनेगा, तो बताओगे पराग, हाँ क्या बनेगा आपका, तो बताओगे युग्मनज बनता है। क्या बनता है, युग्मनज बनता है ना। ठीक है। तो यहां पर हम चेक करते हैं, तो आपका कितने नंबर का एन बना है, 3n सेल बनी है, 3n, है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, है ना। तो ये 3n नंबर का सेल बना है, यही बाद में किस में बदल जाएगा बच्चों, भ्रूण कोश में बदल जाएगा। तो ये वाला पार्ट आपका क्या बनेगा, भ्रूण कोश बनेगा। ठीक है ना। ध्यान समझेंगे, देखो इसमें दो निषेचन हो रहे हैं। एक तो क्या होगा, नर केंद्रक आपका मादा कोशिका से संयोग कर रहा है ना, जिससे आपका भ्रूण बनता है। और दूसरा नर केंद्रक क्या होता है, ध्रुवी केंद्रक से संयोग करके भ्रूण कोश का निर्माण करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिसंलयन भी कहते हैं, है ना। इसे क्या कहते हैं हम लोग, त्रिसंलयन, क्या कहेंगे, त्रिसंलयन, है ना, त्रिसंलयन भी कहते हैं। तो पूछेगा कि द्विनिषेचन क्या होता है बच्चों पेपर में, तो क्या बताओगे, पराग कण से, है ना, जब क्या होता है, पराग कण अंकुरित होकर बीजांड द्वार से होते हुए कहां पर प्रवेश करता है, अंडाशय में प्रवेश करता है। तो पराग कण में दो केंद्रक होते हैं, एक केंद्रक क्या होता है, अंड कोशिका से संयोग करके भ्रूण का निर्माण करता है, तथा दूसरा केंद्रक यहां पर जाकर क्या करता है, ध्रुवीय केंद्रक से संयोग करके क्या करेगा, 3n नंबर का युग्मनज बनाएगा, जो बाद में किसमें बदल जाता है, भ्रूण कोश में बदल जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, पौधों में द्विनिषेचन होता है। एक निषेचन तो यहाँ पर हुआ अंड कोशिका से, और एक निषेचन क्या हुआ, ध्रुवीय केंद्रक से हुआ। तो ये है बच्चों, है ना, पौधों के अंदर कैसे जनन हुआ। फिर से एक बार समझ लो। तो सबसे पहले परागकण कहाँ पर पहुंचेगा, तो वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा, बताओगे। अब परागकण वर्तिकाग्र से, है ना, क्या होगा, अंकुरित हो जाएगा, तो इससे एक पराग नली निकल आएगी। तो ये पराग नली कहाँ से प्रवेश करेगी, तो बताओगे बीजांड द्वार से प्रवेश करेगी। और न इस, है ना, पराग कोश
जो पराग कण है इसमें कितने केंद्रक होते हैं, तो बताओगे 2 केंद्रक होंगे। ये दोनों केंद्रक पराग नली से होते हुए कहां पर, एक अंड कोशिका से संयोग करेगा, दूसरा है ना किससे संयोग करेगा, ध्रुवीय केंद्रक से संयोग करेगा। भ्रूण पोष क्या होता है बच्चों, जो पुष्प के, जो फूल के अंदर है ना, जो फल के अंदर क्या होता है, खाने वाला भाग होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूण पोष कहते हैं। जैसे नारियल है ना, तो नारियल में जो क्या होता है, सफेद रंग का होता है ना, जिसे खाते हो गुदा, उसी को क्या कहते हो, हाँ भ्रूण पोष कहते हैं। जैसे आम का फल हो गया है ना, तो जो उसमें मीठा भाग है जो खाते हो उसी को क्या कहते हैं, भ्रूण पोष कहते हैं, है ना। तो जो आपका ये भ्रूण है, अगर पूछे पेपर में, जो भ्रूण है इसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, तो बताओगे भ्रूण पोष से। जैसे मादा के अंदर जब भ्रूण का निर्माण होता है तो पैलोवियन ट्यूब है ना, जो पैलोवियन ट्यूब में निषेचन होता है मादा के अंदर, तो जहां पर क्या होता है, भ्रूण को कहाँ से मिलता रहता है न्यूट्रिशन, तो उसमें प्लेसेंटा से मिलता रहता है। उसी प्रकार पुष्प में भ्रूण को कहाँ से मिलता है न्यूट्रिशन, तो बताओगे भ्रूण पोष से, है ना। तो ये हो गया आपका क्या, निषेचन। निषेचन के पश्चात क्या होगा, आपका जो भ्रूण बनेगा, है ना, और भ्रूण, और जो आपका ये पूरा बीजांड है बच्चों, ये बीज में बदल जाएगा, ठीक है ना। भ्रूण निषेचन के पश्चात क्या होगा, बीजांड आपका पूरा बीज में बदल जाएगा, और आपका जो भ्रूण पोष है ना, ये खाने वाला पदार्थ है। और इसके पश्चात क्या होगा, निषेचन के पश्चात जो आपके दल पुंज है, ये बाह्य दल पुंज है, क्या पूरा झड़ जाएंगे यानी गिर जाएंगे, और आपका जो अंडाशय है ये क्या बन जाएगा, पूरा फल बन जाएगा, है ना। तो ये है बच्चों पुष्पों के अंदर कैसे जनन हुआ, बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोगों ने सीखा।